दोस्तों, विद्यार्थियों, नौजवानों, आज हम अपना यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ पी के रॉय फिर से लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछली बार हमने फिलिस्तीनी संघर्ष पर और यरूशलेम पर अपने विचार प्रकट किए थे, अपना विश्लेषण आपके सामने पेश किया था। इस बार हम नौजवान विद्यार्थियों के लिए जो सिविल सर्विस परीक्षा के लिए बहुत उत्सुक हैं, लालायित हैं और उसमें अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए एक नया विषय लेकर आए हैं, कुर्दों का विकट संग्राम। ये जो संग्राम है ये एक अनोखा है, इतिहास में, विश्व इतिहास में एक अनोखा संग्राम है। कुर्द कौम एक ऐसा अल्फाज है, एक ऐसा शब्द है जिसके एकदम जहन में आते ही एक ऐसी संघर्षशील कौम की तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती है जो अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने भाग्य के लिए एक खुद मुख्तार, एक स्वाधीन, एक सार्वभौमिक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बहुत दशकों से संघर्ष कर रही है। ये एक अद्भुत कौम है जिसने जो अभी विश्व पटल पर जिसने अपना ध्यान आकृष्ट किया, जबकि उसने दुर्दांत, धर्मांध समझे जाने वाले इस्लामिक स्टेट को सीरिया और इराक में परास्त किया। जब इराकी फौजें छोड़कर भाग गई मैदान, उस वक्त कुर्द मिलिशिया ने गजब ढाया और एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसके फलस्वरूप उनको इराक में ही एक स्वायत्त शासी, हालांकि इसे राष्ट्र नहीं कहा जा सकता, एक स्वायत्त शासी एक प्रांत मिला जिसमें उनकी अपनी पार्लियामेंट है, अपनी हुकूमत है, अपना प्रेसिडेंट है, अपना प्रधानमंत्री है। तो ये वो कौम है जिसके इतिहास के बारे में, जिसकी कहानी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। ये वो कौम है जो कभी ईरान से निकली थी और मेसोपोटामिया के इलाके में फैल गई। इस पूरे इलाके में ये खाना बदोश की तरह जीते रहे। ऑटोमन साम्राज्य का दौर था, कोई बंदिशें नहीं थी, कोई सरहदें नहीं थी, ये यहाँ से वहाँ घूमा करते थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तहस नहस हुआ, वो ब्रिटेन और फ्रांस विजेता हुए उस इलाके के पश्चिमी राष्ट्र, तो उसके बाद लगा कि इस कौम की अब तकदीर बदल जाएगी, इसे एक राष्ट्र मिल जाएगा। क्योंकि उस वक्त एक संधि अंजाम दी गई जिसको सेवरास की संधि कहा जाता है, 1920, और ये वादा किया गया कि इनको भी एक वतन दिया जाएगा, एक 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 इलाका दिया जाएगा, एक राष्ट्र दिया जाएगा। जिस तरह से इजरायलियों से वादा किया गया था बेलफोर डिक्लेरेशन में कि उनको एक राष्ट्र दिया जाएगा, लेकिन ये राष्ट्र नहीं दिया गया। 1923 में एक और संधि हुई जिसमें कि टर्की को तो राष्ट्र मिला, टर्की की सीमाएं, इराक की सीमाएं, ये सब ऑटोमन साम्राज्य के हिस्से थे। ग्रीस की सीमाएं ये तो तय की गई। लेकिन इनको कोई वतन नहीं मिला। फिर इनके साथ दगा हुआ, जिस तरह से दगा फिलिस्तीनियों के साथ भी हुआ था कि इजराइल तो मिला लेकिन फिलिस्तीन को राष्ट्र नहीं मिला। इस तरह कुर्दों को भी राष्ट्र नहीं मिला। इस तरह ये दो कौमें हैं ऐसी दुनिया की जो आज भी लड़ रही हैं अपने वतन के लिए, अपने खुद मुख्तार अस्तित्व के लिए, कि उनको कोई ज़मीन मिले, उन्हें कोई खुला आसमान मिले जिसके अंदर वो अपने भाग्य का निर्माण कर सकें। तो इस तरह से कुर्द जो थे वो लड़ते रहे आज तक। टर्की में सबसे ज़्यादा हैं। टर्की में कुर्दों की तादाद
वहाँ की पॉपुलेशन का तकरीबन 20% है। इसी तरह इराक में भी काफ़ी हैं, ये लोग 15% है पॉपुलेशन का। आर्मीनिया में भी हैं, सीरिया में भी है, सीरिया में करीब करीब 15% हैं, 10%, 15% हैं। कुल मिलाकर कुर्दों की जो तादाद इन तमाम 5 मुल्कों में है वो करीब करीब 4 से 4.5 करोड़ तक आकी गई है। कुर्दियों तो और जर्मनी के अंदर भी हैं, बहुत से यूरोप में भी फैले हुए हैं, लेकिन ये इलाके में वो इसी इलाके में अपना एक वतन चाहते हैं और ज़बरदस्त इलाके हैं, धर्मांध नहीं है, बहुत प्रगतिशील हैं। और टर्की में तो ये 1978 से लड़ रहे हैं। एक अब्दुल्ला नाम का एक लीडर था इनका, जिसने कि पीकेके कुर्दिश वर्कर्स पार्टी की बुनियाद डाली थी, और उस बुनियाद के बाद ही ये संग्राम शुरू हुआ। तो 1984 आते आते ये सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। टर्की के अंदर ये वतन चाहते हैं, अपना एक अलग मुल्क चाहते हैं, यही इनकी एस्पिरेशन है सबसे बड़ी। जैसी एस्पिरेशन हमने पिछली बार बताया फिलिस्तीनियों की है कि उनको भी एक वतन मिले, एक खुद मुख्तार वतन मिले। यही आकांक्षाएं, यही महत्वाकांक्षा कुर्दों की भी है। बहुत हद तक सीरिया में और इराक में तो इनको एक ऑटोनोमस स्टेट मिल गई है। हालांकि सीरिया में भी ये ज़बरदस्त लड़े, इन्होंने अमेरिकन फौजों के साथ मिलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया ऑफ इराक को हराया, शिकस्त दी, बुरी तरह शिकस्त दी, भगा दिया उनको एक इलाके से। उनको एक खास क्षेत्र पर उनका कब्जा भी हुआ, लेकिन टर्की नहीं चाहता कि ये किसी भी तरह वहाँ एक प्रांत का निर्माण करें, स्वायत्त शासी प्रांत का निर्माण करें। वो उस इलाके में 20 लाख सीरियाई शरणार्थियों को बसाना चाहता है, इसलिए बमबारी करता है वहाँ बार बार उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, इनके आधिपत्य को। लेकिन उन्होंने बड़ा शानदार एक प्रजातंत्र बनाया है। राजोआ इलाका है वो, जो लोग गए हैं उस इलाके में जानते हैं किस तरह के शानदार लोग हैं ये, किस तरह से प्रजातांत्रिक लोग हैं, किस तरह समाजवादी विचार के लोग हैं ये, किस तरह धर्मांतरता के, इस्लामिक धर्मांतरता के विरुद्ध है। ये सुन्नी है ज़्यादातर। कुर्दों की जो शख्सियत है, कुर्दों का जो धर्म है, कुर्दों का जो पूरा का पूरा इतिहास है, बहुत ही शानदार है। और पीकेके एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, और उसका जो लीडर है वो बहुत ही डायनामिक है, और उसी का खौफ से टर्की थर्राया हुआ है। वो सोचता है अगर सीरिया में इन्हें कामयाबी मिल गई एक वतन बनाने में, जैसे कि इराक में किसी हद तक मिली है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं रोक पाएगा कुर्दिस्तान को बनने से टर्की में। और देखिए दुर्भाग्य, देखिए अमेरिका की दगाबाजी, देखिए कि जिस वक्त जो है वो अमेरिकन फौज के साथ लड़ रहे थे कुर्द मिलिशिया, उसमें मिलिट्री के अंदर करीब करीब 30% महिलाएं भी हैं। किस कदर बराबरी का अधिकार इस कौम ने अपनी महिलाओं को दिया है, ये देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि ये मूलतः अरब जाति के नहीं है, ये मूलतः ईरान से निकले हुए आर्य जाति के लोग हैं। इनकी संस्कृति, इनकी परंपरा है, इनका पूरा अस्तित्व एकदम अलग है अरबों से। इनका इस्लाम भी अरबों से अलग इस्लाम है। इस्लाम को मानने वाले हैं 90% कुर्द इस्लामिक यकीन को मानते हैं, इस्लामिक धर्म को मानते हैं। थोड़े से यजीदी भी हैं, थोड़े से शिया भी हैं, इनमें सुन्नी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर 90% कुर्द मुसलमान हैं। तो ये मिसाल है मुसलमानों के लिए, दुनिया के मुसलमानों के लिए, किस तरह से इस्लाम प्रगतिशील इस्लाम बन सकता है, किस तरह से महिलाओं को बराबर के हुकूक दिए जा सकते हैं, उनको मिलिट्री फोर्स में 30% 40% जगह दी जा सकती है। तो इस तरह की कुर्द कौम है ये, जिसने कि खाना बदोश कौम थी है कभी ये, आज ये बसना चाहते हैं। अब ये तुर्की में तो इनके साथ इतना जुल्म सितम हुआ कि इनकी आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिश की। इनको कहा गया कि ये तो माउंटेन तुर्क्स हैं, इनकी कोई संस्कृति नहीं है, इनकी कोई अलग भाषा नहीं है, इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह की साजिशें तुर्की में होती रही, आज भी हो रही हैं। आज भी तुर्की इनका सबसे बड़ा दुश्मन है।
दूसरा दुश्मन ईरान भी है। वो ईरान जहाँ से ये उभरे, जहाँ से ये निकले, ये ईरानी लोग भी आर्य हैं, पुरानी आर्य आर्य जाति के लोग हैं। इनकी कौम भी बड़ी ज़बरदस्त कौम है, फारसी कौम, ईरानी कौम। मज़हब बदलने से संस्कृतियाँ और इतिहास नहीं बदलता, आप जानते हैं। इतिहास तो जैसा है वैसा ही रहता है। मज़हब बदलते हैं, इंसान बदलते हैं, नए नए सल्तनतें आती हैं, नए नए रिजीम्स आते हैं, लेकिन इतिहास तो इतिहास है। तो उस तरह का इतिहास इन कुर्दों का भी है। तो 1984 से ये लोग लगातार सशस्त्र लड़ाई लड़ रहे हैं टर्की के अंदर, इराक में भी लड़े हैं, ज़बरदस्त लड़े हैं। आज ईरान के शिया हाकिमों को, जो शिया मुल्ला है वहाँ शक्तिशाली, उन्हें भी ये खौफ है, क्योंकि यहाँ के लड़ाके, यहाँ के जो नौजवान हैं ईरान के, जो कुर्द नौजवान हैं, वो भाग कर जाते हैं कुर्दिस्तान। वो कुर्दिस्तान जो मैंने अभी बताया कि इराक में ऑटोनॉमी बना चुका है, उनकी एक हुकूमत है, उनकी एक पार्लियामेंट है, वहाँ वो भाग कर जाते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा जंग है इराक की, ये भी इन्होंने लड़ी। इसके पहले सद्दाम हुसैन ने बड़ा जुल्म ढाया इनके ऊपर। सद्दाम हुसैन ने इन पर इतना जुल्म ढाया क्योंकि ये लड़ रहे थे उसके खिलाफ। ये इराक में अलग वतन चाहते थे अपना, जिस तरह टर्की में ये लड़े, इसी तरह यहाँ भी लड़े। पीकेके जो कुर्दिश वर्कर्स पार्टी है, उसका बड़ा ज़बरदस्त असर इराक में भी हुआ। सबसे पहले लड़ाई टर्की में उन्होंने शुरू की, इसके बाद इराक में भी ये लड़ाई शुरू हुई। सद्दाम हुसैन ने रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया और 5,000 कुर्द मार डाले। रासायनिक हथियारों का कुर्द, जो बेहद दर्दनाक मौत होती है, रासायनिक मौत आप जानते हैं, जलकर आदमी मरता है, तड़प कर मरता है। इतना इतना जुल्म ढाया गया इन पर इराक में, टर्की में, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन ये बहादुर, सबसे बहादुर कौम, बहुत बहादुर कौम है, बड़ी संघर्षशील है, बड़ी न्यायप्रिय है, लेकिन ये खुद अन्याय की शिकार रही। तो इस तरह से सद्दाम हुसैन ने टर्की का आज जो हाकिम है, जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दोगान, वो भी बहुत बड़ा दुश्मन है कुर्दों का, बहुत बड़ा दुश्मन है। करीब करीब समझिए सीरिया में 20 लाख आबादी है इनकी, और वो वहाँ पर एक मैंने बताया जैसे अभी कि वो एक प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं इलाके में, अपनी खुद मुख्तार सरकार चला रहे हैं। लेकिन टर्की नहीं चाहता, असद भी नहीं चाहता दिल से तो, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो उसका साथ देते हैं IS के खिलाफ। ये धर्मांध इस्लामिक स्टेट के लोग बशर अल असद की हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते थे। अबू बकर बगदादी नाम था, जो कि मारा गया बाद में। उसने बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था, इराक के और सीरिया के। लेकिन तो वो इलाका खाली कराया, अमेरिका भी लड़े वहाँ पर जाकर, रूसियों ने बम बरसाए, पुतिन भी गए। लेकिन जो ग्राउंड लड़ाई लड़ी, जो मैदानी लड़ाई आप जिसे कहते हैं, क्योंकि मदर ऑफ बैटल्स को कहा गया मैदानी लड़ाई, उसको जीता कुर्दों ने। इराकी भी भाग गए मैदान से, अमेरिका भी उतना बढ़िया नहीं लड़ पाया जितने बढ़िया कुर्द लड़े। तो सारी दुनिया में, खासतौर से अमेरिका में, पश्चिमी देशों में कुर्दों के लिए दिल में बड़ी जगह बन गई है, बहुत बड़ी जगह बन गई है। लेकिन कब इन्हें न्याय मिल पाएगा, इन्हें कभी स्टेट मिल पाएगा? ये समझिए कि जो मध्य एशिया का पूरा एक कट्टरपंथी इस्लामिक वातावरण है, उसमें एक अत्यंत उदार, एक अत्यंत जनतांत्रिक आज़ादी जिंदगी जीने वाली एक कौम है, जिसको हम कुर्द कहते हैं। यह एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है, पूरी उम्मीद की किरण है। करीब करीब आप देखिए अरबों, जहाँ इस इलाके में, मध्य एशिया के इलाके में, पश्चिमी एशिया के इलाके में, जहाँ पर 25%, 45% करीब अरब है, 17% ईरानियों की आबादी है, पर्शियंस की, कुर्दों की 9% है सिर्फ, बाकी में और लोग हैं 7% में। तो कुर्द समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, वो बड़ी उम्मीद है अरब जगत के लिए, क्योंकि अरब जगत अभी भी पूरा का पूरा महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं कर पाता, उनको आज़ादी नहीं दी उसने इस्लाम के नाम पर। हालांकि इस्लाम ने तो बहुत इज्जत दी है महिलाओं को, लेकिन इन मुल्लाओं ने, इन कट्टरपंथियों ने गुलाम बना के रखा है। तो कुर्दों ने वो इस्लाम का असली परचम लहराया है, जो
जो मूल इस्लाम है उसका वो पालन किया है उन्होंने। तो इस तरह से हम समझेंगे ये खुद मुख्तार वतन के लिए लालायित कुर्द जो हैं वो विश्व पटल पर इस तरह से उभरे हैं दुनिया में आज कि उनका बड़ा खैर मकदम किया जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने दगा दिया उन्हें। पश्चिम देश उनकी मदद कर सकते हैं क्योंकि जर्मनी में कुर्द हैं, फ्रांस में भी कुर्द हैं और उनका बड़ी इज्जत है। तो इस तरह का एक विश्व जनमत तैयार हो, जिस तरह के विश्व जनमत की दरकार है फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए, ठीक उसी तरह की दरकार है कुर्द राष्ट्र के लिए। अब ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, अभी तक तो नहीं बन पाया है इतने संघर्ष के बाद भी। अगर अलग अलग देशों में ही इनको खुद मुख्तार राष्ट्र मिल जाए तो ये मिलकर एक राष्ट्र बना लेंगे, लेकिन वो पूरी तरह आज़ाद होने चाहिए। वो प्रांतीय इलाके नहीं होने चाहिए जहाँ थोड़ा सा आपने उनको अधिकार दे दिया, जैसे इराक में दे दिया है, जैसे सीरिया में दे दिया है। हालांकि ये भी एक बड़ी कामयाबी है कुर्दों की, जो कि इस्लामिक स्टेट के से लड़कर मिली है उनको, उन्होंने हासिल किए ये। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी कुर्दों को मिली है और इस कामयाबी से हमें उम्मीद मिलती है कि उनका मुस्तकबिल बहुत बुलंद है। कुर्दों का बहुत बुलंद मुस्तकबिल है। इतना शानदार उनका इतिहास है संग्राम का, इतना शानदार इतिहास है उनकी संस्कृति का, इतना शानदार इतिहास है उनके धर्म का, उदार इस्लामिक धर्म का। उसी तरह का शानदार भविष्य भी उन्हें मिले। इसी मनोकामना के साथ, इसी इच्छा के साथ हम ये अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं और अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि इस प्रश्न पर और गहराई से विचार करें और तफसील के साथ जाएं। अभी तो हमने थोड़ी सी रूपरेखा कुर्दों के बारे में, कुर्दों के विकट संग्राम के बारे में पेश की है। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।